योगी सरकार में एक्शन लगातार जारी है। योगी सरकार के 6 सालों में अब तक कुल 178 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। उमेश हत्याकांड में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने बड़ा कदम उठाया है। शूटर उस्मान को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। शूटर उस्मान ने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। हत्याकांड के शूटर अरबाज को पहले ढेर किया जा चुका है। अतीक की बहन आयशा नूरी ने आज सरकार से गुहार भी लगाई है। आयशा ने भाई अतीक और अशरफ की सुरक्षा की गुहार लगाई। सांसद रवि किशन ने बदमाशों को सरेंडर करने की नसीहत दी है। तो सरकार का एक्शन वही, अरबाज के बाद उस्मान, एनकाउंटर में काम तमाम। बदमाशों का सफाया जारी है। ऑपरेशन मिट्टी में माफिया। अतीक को सता रहा है एनकाउंटर का डर और परिवार लगा रहा है सुरक्षा की गुहार। योगी सरकार के 6 साल 178 बदमाश खल्लास। शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अरबाज के बाद उस्मान, एनकाउंटर में काम तमाम। उत्तर प्रदेश पुलिस यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि इस जघन्य हत्याकांड में जो भी व्यक्ति शामिल रहा है उसको कानून के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। मिट्टी में मिले 2 शूटर, अब आएगा किसका नंबर? तो मुख्यमंत्री ने कहा था इन लोगों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। आज उसी दिशा में कार्रवाई हो रही है। ये दूसरा जिसको कहा जा रहा है जो पहले इसने उस्मान ने पहली गोली मारी थी, आज वो भी एनकाउंटर में मारा गया है। तो ये छोटी चीज नहीं है। कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई चलती रहेगी। जारी है योगी सरकार का ऑपरेशन मिट्टी में माफिया। ये सरेंडर कर देना चाहिए। समर्पित नहीं होंगे तो फिर इस तरह से, और पुलिस मिलेगी, पुलिस पर गोली दागेंगे तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा के लिए तो क्रॉस फायरिंग करेगी। और सोसाइटी कोई लोग समाज को हत्यारे थे, हत्या करके भागे हुए थे। तो इस पर किसी को भी अफसोस, किसी को भी देश में नहीं होना चाहिए। जो देशद्रोही होगा, जो माफियाओं को संरक्षण दे रहा होगा, वही उसी को बुरा लग रहा होगा। लेकिन योगी सरकार के 6 साल, अपराधियों का काल 178 खलास। उचित हत्याकांड जो इलाहाबाद में हुआ है उसमें पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। हम ट्रांसफर के बहाने पूछताछ से जैसे भी, और वहाँ पर हमको टॉर्चर करके यही कहा जा रहा था कि वो एसटीएफ से बच नहीं सकता। अतीक अशरफ को सताने लगा एनकाउंटर का डर। इस मामले में जो घटना हुई है, मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है। पहले भी एक अपराधी मुठभेड़ में मारा गया था। हम एक को पकड़ेंगे और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन के अंदर कहा है वह एक ही संदेश था कि अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पर चले। लेकिन श्री उमेश पाल और उनके साथ साथ हमारे 2 पुलिस के जवानों का बलिदान, यह न प्रयागराज भूल सकता है, न प्रदेश भूल सकता है, और पूरे देश में एक बड़ा चर्चा का विषय ये रहा है। और लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और यह अपराधी प्रयागराज के ही ग्रामीण क्षेत्र में छिपा हुआ था। तो पहले अरबाज, फिर उस्मान, माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली कार्रवाई लगातार जारी है। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है अनुराग जी आपका पैनल पर। बीएसपी नेता साजन सिंह चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्व डीजीपी एके जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं और शशांक शेखर सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हमारे साथ हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड में आप लोग अपनी अपनी बात रखिए ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। और सवाल यही है, सांसद रवि किशन कह रहे हैं कि तमाम आरोपियों को अब सरेंडर कर देना चाहिए, उनको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस भी जवाब देगी, जिसमें अपराधी ढेर हो जाएंगे। मनीष शुक्ला जी 30 सेकंड। पहले अरबाज, फिर उस्मान, अगला नंबर किसका? देखिए आस्था जी, किसी भी सरकार का प्राथमिक दायित्व होता है कि कानून का शासन स्थापित हो। 27 फरवरी को जिन हत्यारों ने कानून को अपने हाथ में लिया, कानून से खेलने का काम किया, वो सारे हत्यारे और जो हत्या करने के षड्यंत्र में शामिल है, चाहे कितने भी बड़े माफिया हो, उनको कानून और न्यायालय के समक्ष लाना पुलिस का पहला कर्तव्य है और पुलिस वो काम कर रही है।
ठीक है अनुराग भदौरिया जी, 30 सेकंड। 6 साल योगी सरकार को हो चुके हैं और जो डेटा निकलकर सामने आया 178 आरोपी एनकाउंटर में अब तक ढेर हुए हैं और फिलहाल संकल्प यही कि माफिया को मिट्टी में मिलाना। आखिर क्या वजह है कि इतने एनकाउंटर होने के बावजूद गुंडे बदमाशों का गोली चलाते हुए हाथ नहीं कप रहे हैं, पुलिस वालों पे गोली चला दे रहे हैं, सरेआम बम चला रहे हैं, सरेआम गोलियां चला रहे हैं? आखिर इनके अंदर डर क्यों नहीं आ रहा है, खौफ क्यों नहीं आ रहा है? सवाल इस बात का है कि इस वारदात करने के पहले ही उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती ऐसे माफियाओं पे और ऐसे बदमाशों पे, गुंडों पे? इसके मतलब कहीं ना कहीं गुंडे बदमाशों के अंदर में डर खत्म हुआ है, खौफ खत्म हुआ है, तभी तो हर बार उनका एनकाउंटर होता है, फिर वो आके खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों, वजह क्या है? इसकी गहराई तक क्यों नहीं जाती है सरकार? इसको क्यों नहीं जानना चाहती कि आखिर ये गुंडे बदमाश इतनी हिम्मत पा कहां से रहे हैं? ठीक है अनुराग जी, 30 सेकंड पूरे। आगे विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। साजन सिंह चौधरी हमारे साथ है। साजन सिंह, 30 सेकंड। 6 साल 178 अपराधियों का काल, सरकार इसे बड़ी उपलब्धि मानती है। प्लीज आप इसको करेक्ट करिए। हाँ जी, ये इनकाउंटर नहीं है सब अपराधियों के लिए, स्टेट टेरर है, स्टेट के द्वारा टेररिज्म है, टेरराइज करना अल्पसंख्यक समुदाय को, ये मोटिव है स्टेट का। और जब सरकार को न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं होता है तब इनकाउंटर का सहारा लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कई मामलों में कि ये कस्टोडियल डेथ हो या इनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया हो, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सरकार का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, एके जैन पूर्व डीजीपी हमारे बीच में है। 30 सेकंड। एके जैन जी, आपसे समझना चाहेंगे कि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अदालतों को दरकिनार किया जा रहा है, कानून क्या कहता है, इस तरह बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है क्या, और इस तरह एनकाउंटर्स होंगे तो हो सकता है कि कहीं किसी जिसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग से होकर गुजरना पड़ता उसको इस तरीके से ढेर कर देना ठीक नहीं है। इस तरह के भी राजनीतिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। देखिए, हमको ये समझना होगा कि जो भी शूटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं प्रयागराज की इंसिडेंट में, ये बड़े डेस्परेट शूटर्स हैं। इन्होंने 2 पुलिस के गनर्स की हत्या की है दिन दहाड़े और एक प्रमुख गवाह की हत्या की है। ये इनसे जो टीमें लगी हुई हैं उनको पूरा प्रिकॉशन लेकर वो कार्रवाई कर रही हैं। अगर अपराधी मुठभेड़ में गोली चलाएगा, पुलिस भी गोली चलाएगी, चाहे पुलिसकर्मी इंजर्ड हो चाहे बदमाश इंजर्ड हो। रही बात बुलडोजर के ढहाने की मकान, मैं कई चैनल्स पे स्पष्ट कर चुका हूं कि सेक्शन 27 के तहत प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी नियमानुसार ढा रही है। जिसको ऑब्जेक्शन हो वो फाइल कर ले, कोर्ट में, हाई कोर्ट चला जाए, किसी भी कोर्ट में चले जाए, वो उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। पर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जिनकी फाइलें कंप्लीट हैं, उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। मेरी ठीक है 30 सेकंड पूरे। और मुझे लगता है कि इस पर और विस्तार से रोशनी शशांक शेखर डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ हैं। शशांक जी, जैसा कि कह रहे थे यहाँ पर एके जैन जी कि जिसको आपत्ति है तो वो कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकता है, बाकायदा इसके लिए कानून है, सेक्शन है जिसके तहत इलीगल इंक्रोचमेंट्स या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज पर कार्रवाई की जा सकती है। 30 सेकंड। नमस्कार अर्चना जी और बाकी सभी दर्शकों को। अर्चना जी, मेरा मानना है कि कोई भी एनकाउंटर जो अगर फेक होगा तो उसका समर्थक कोई हो नहीं सकता है, लेकिन अगर अपराधियों को रोकने के लिए अगर बल का प्रयोग किया जाए तो इसमें हमारा संविधान भी कहता है और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आप यूज कर सकते हैं। और जो एनकाउंटर्स की बात की जा रही है, तो मैं एक डेटा देख रहा था, मार्च 2017 से लेकर अप्रैल 2022 के बीच तक का 9,500 एनकाउंटर करीब हुए हैं, जिसमें 160 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन आप देखेंगे उसी सेम टाइम में यूपी पुलिस के कम से कम 3,500 लोगों के ऊपर में भी अटैक हुआ है। तो सिर्फ एक तरह से देखना, और जो इंजरी हुई है वो 1269 पुलिसमैन को हुई है। तो मुझे लगता है कि आप अगर देखेंगे कि एक्यूज्ड के राइट है तो पुलिसमैन के भी राइट है। अगर आप एक्यूज या जो गुनहगार है उनके राइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो यूपी की जनता है उसके राइट्स की भी बात करेंगे। तो मुझे लगता है दोनों पक्ष को सुनना पड़ेगा। और बिल्कुल बिल्कुल। और आपने यहाँ पर पुलिस वालों का मुद्दा उठाया और कहा कि अपने जीवन की रक्षा या उनकी सुरक्षा भी अपने आप में बड़ा मुद्दा है, उन पर भी हमले हुए हैं ऐसे क्रिमिनल्स द्वारा। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। सवालों की शुरुआत सबसे पहले मनीष शुक्ला जी आपसे। जो सवाल अनुराग भदौरिया ने उठाया, 6 साल के अंदर 178 बदमाश ढेर, यदि इतना क्राइम पर कंट्रोल किया है तो कैसे इतने बड़े हादसे हो गए, अभी तक क्राइम खत्म क्यों नहीं हुआ? विपक्ष को लगता है ऐसे नेक्सस तो पूरी तरह ध्वस्त हो जाने चाहिए थे अभी तक। देखिए आस्था जी, अगर आंकड़ों के हवाले से बोले तो 2019 मार्च 2017 के बाद जितने प्रकार के गंभीर अपराध होते हैं उसमें हर 10 साल कमी हुई है। और दूसरी बात,
देखिए किसी अपराध को होने से ज्यादा बड़ा सवाल ये होता है कि सरकार रिएक्ट कैसे कर रही है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जब जब कभी भी कोई अपराधी कानून से खिला उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और नीति और नियत हमारी स्पष्ट है कि क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति से हम काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी, अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव जी या बीएसपी के लोग भी अगर इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं या उन हत्यारों के साथ खड़े हो रहे हैं, अतीक जैसे माफियाओं के साथ खड़े हो रहे हैं, इसमें आश्चर्य होने की बात नहीं है। इन्हीं दोनों दलों ने मिलकर इस विषबैल को फैलाया है, इतना पुष्पित और पल्लवित किया कि हजारों करोड़ की संपत्ति उन्होंने इकट्ठा किया, साइकिल पे बैठा के उन्होंने विधानसभा और लोकसभा भेजा, जिससे उनको राजनीतिक शक्ति भी मिली। ठीक है, यही सवाल अनुराग भदौरिया जी के पास ले चलते हैं। अनुराग जी, आरोप यही लगता है कि ऐसे गुंडे माफियाओं को पोषित सपा की सरकार द्वारा ही किया गया। गली कूचे के गुंडे इतने बड़े कई सौ करोड़ के मालिक और इतना टेरर फैलाने वाले सपा की सरकार और या फिर बसपा के संरक्षण में बने, ये भाजपा आरोप लगाती है। देखिए कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आप देखिए, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। माने झूठ की पराकाष्ठा होती है। हमने बोला कि 6 साल की आपकी सरकार हो गई, गुंडे बदमाश की इतनी हिम्मत क्यों पड़ रही है कि सरेआम गोली बारूद चला रहे हैं आज भी, जबकि आपके हिसाब से आपने कहा हमने इतने एनकाउंटर कर दिए। फिर ये डर क्यों नहीं आ रहा है? फिर ये कानपुर की घटना कैसे हो जाती है? फिर लखनऊ में सरेआम एक ब्लॉक प्रमुख को मारा गया, वो कैसे हो जाता है? लखीमपुर की घटना कैसे हो जाती है? उन्नाव की घटना कैसे हो जाती है? फिर कानपुर में भी पुलिस वाले मारे गए थे, वो घटना कैसे हो गई थी? सवाल ये नहीं है। और फिर अभी जौनपुर में एक पत्रकार को गोली मारी गई थी, तो एक घटना की हिम्मत कहां से आती? मेरा सवाल ये है। और जहां तक आप बात करते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार, तो मैं कह रहा हूं कल्याण सिंह जी के भी 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, राजनाथ सिंह भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो क्यों नहीं आपने कार्रवाई कर दी? आज आपकी सरकार है, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आज आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम विपक्ष में हैं और आप जब हम सत्ता पक्ष में थे तब भी आप वही बात बोलते थे। आज आप सत्ता में, हम विपक्ष में, हम अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम उजागर कर रहे हैं कि देखिए वहां गोली बारूद चल रही है, तो आज आप सत्ता पक्ष के नाते आपको कहना चाहिए कि मैं कार्रवाई करूंगा, दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी, बजाय इसके कि आप कहते हो कि नहीं समाजवादी पार्टी, तो आप उनका मनोबल क्यों बढ़ा रहे हो बदमाशों का? ये बोल के कि नहीं उनका संरक्षण, उसका संरक्षण। आप बोलिए कि किसी का भी संरक्षण हो, यहाँ पे जो गुंडे बदमाश हैं वो यहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं कर सकते। इसी समाज में मैं भी रहता हूँ और मनीष जी आप भी रहते हैं। ऐसी घटनाएं देख के डर लगता है। ठीक है, ठीक है। और साजन सिंह हमारे बीच में, ठीक है अनुराग जी, ठीक है, ठीक है। साजन सिंह है बसपा से यही आरोप जो सपा पर लगा, यही आरोप बसपा पर लगता है। और साथ में सवाल ये भी साजन सिंह कि राजू पाल आपके विधायक सरेआम हत्या कर दी गई, उस केस में जो गवाह थे सरेआम हत्या कर दी गई, उमेश पाल की भी हत्या हो गई। और अब जब सरकार कह रही है, उमेश पाल की मां कह रही है कि हाँ न्याय हो रहा है, अच्छा है अपराधी ढेर हो गए, तो आप सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ, ये परसेप्शन क्यों क्रिएट किया जा रहा है कि अगर हम इनकाउंटर पे सवाल उठाते हैं तो माफिया के साथ खड़े हैं, हम उस हत्या का बदला लेना नहीं चाहते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर किसी ने अपराध किया है, अपराधी को सजा कौन देगा? अपराधी को सजा पुलिस देगी, अपराधी को सजा सरकार देगी, या अपराधी को सजा न्यायालय देगी? पीपल्स यूनियन वर्सेस सिविल लिबर्टीज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये बहुत बड़ी जजमेंट है जो संवैधानिक और न्यायिक अधिकारों की रक्षा करता है इस देश में। अपराधियों की भी एक संवैधानिक अधिकार है, अपराधियों की भी न्यायिक अधिकार है, इसको कोई ले नहीं सकता। ये हमारा संविधान कहता है, ये देश का कानून कहता है। देश के कानून को धता बता करके देखिए, बुलडोजर कार्रवाई की जहां तक बात है साजन सिंह, बुलडोजर कार्रवाई की जहां तक बात है, वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। बुलडोजर कार्रवाई की बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना, बुलडोजर कार्रवाई को गलत या अवैध करार नहीं दिया। और दूसरी बात, जहां तक आप एनकाउंटर्स की बात कर रहे हैं, सरकार चाहे बसपा की रही हो या सपा की रही हो, पूर्व में सबको पता है एनकाउंटर पूर्व की सरकारों में भी हुए हैं और बदमाशों की जेबों से पर्चियां भी निकली हैं। याद है ना आपको? आज गाड़ी पलटने पर आप सवाल उठा रहे हैं, बदमाशों की जेबों से पर्चियां आपकी सरकार में भी निकली है, सपा की सरकार में भी निकली है। अगर हम आवाज उठाते हैं संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया पर, तो क्यों सवाल उठाए जाते हैं कि हम माफिया के साथ खड़े? हाँ, राजू पाल हमारे विधायक थे, राजू पाल की हत्या हुई है। इस अतीक अहमद जो समाजवादी का गुंडा है, जो समाजवादी पार्टी ने पोषित किया है, तो शाइस्ता परवीन कौन है साजन सिंह? शाइस्ता परवीन कौन है? आपकी पार्टी में अभी तक बनी हुई है, आपकी पार्टी में अभी तक बनी हुई है, फरार है। अतीक अहमद को आप गुंडा कह रहे हैं, सपा द्वारा पोषित कह रहे हैं, तो शाइस्ता परवीन पर चुप क्यों हो जाते हैं?
वहां आप डिफेंड करने लगते हैं। खुल करके कह रहा हूँ कि सपा की राजनीतिक संरक्षण में पनपा हुआ एक गुंडा था, जिसको पहली बार बसपा की सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत राजूपाल को आपकी सरकार में न्याय क्यों नहीं मिल पाया? आप ही के विधायक को आप ही की सरकार में न्याय क्यों नहीं मिल पाया? क्यों नहीं फास्ट ट्रैक में मजबूत पैरवी से आप इस मामले को अंजाम तक पहुंचा पाए? समस्या का समाधान नहीं है। आपके विधायक की आप ही की सरकार में हत्या हुई, उसके गवाह की हत्या हुई, आपकी सरकार इस दौरान रही, क्यों नहीं आप पैरवी कर पाए? 2005-6 के मामले को हम 2023 में डिस्कस कर रहे हैं। ठोक देंगे। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार की भाषा है क्या? विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है, विधानसभा में खड़ा होकर के प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ये बोलते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो ये क्या मैसेज जाता है? मैसेज क्या जाता है? सरकार को खुद ही कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। बड़े मकान, इमारतें, होटल मिट्टी में मिल रहे हैं। और एक समुदाय कानून बता ही रहे हैं। AK जैन की बात सुनी थी आपने? साजन सिंह, AK जैन की बात सुनी थी आपने? इस मनसा पे सवाल उठा रहा हूँ। ठीक है, आप मिट्टी में मिलाने पर सवाल उठा रहे हैं। मैं चाहूंगी AK जैन जी एक बार फिर से आप एक्सप्लेन कर दें, और शशांक शेखर आप भी एक एक करके। पहले AK जैन, ठीक है, मैं मनीष शुक्ला जी लौट रही हूँ आपके पास, आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन इस पॉइंट को बार बार चर्चा में लाके इसको डेविएट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगी कि एक बार प्रकाश इस पर AK जैन जी डाल दें कि क्या कानूनन अधिकार है इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई का? देखिए, सबसे पहले तो मैं भ्रांति दूर कर देना चाहता हूं कि ये पुलिस की कार्रवाई है। पुलिस की कार्रवाई नहीं है। पुलिस ने केवल सिक्योरिटी कवर प्रदान किया है। VCA प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के लेटर पर उन्होंने कहा है अवैध अतिक्रमण हमने चिन्हित किए हैं, जो कि अवैध रूप से बनाए हुए मकान हैं, आलीशान मकान हैं, और ये जो हैं इनको ध्वस्त किया जाना है सेक्शन 27 के तहत। ठीक है। सेक्शन 27 अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में पावर है डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोटिस देंगे। नोटिस का समय पूरा हो जाने के बाद अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है, क्योंकि रिप्लाई हो भी नहीं सकता कोई, जब बिना नक्शा पास कराए भवन बना लिया, जिसके नाम पर मकान है या बिजली का बिल है वो भागा फिर रहा है, रिप्लाई करेगा कौन? शशांक शेखर जी। तो ये जो है ये इन भवन के ना नक्शे पास हैं, उनका डिमोलिशन हो रहा है। ठीक है शशांक शेखर, अगर कानून के खिलाफ जाकर आप या मैं भी अगर कोई रोड पे अगर घर बना लें और अगर पिछली सरकार में उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज की सरकार उस पर एक्शन नहीं ले सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर उस पर कोई एक्शन लिया जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, या ये पार तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और किसी चीज को आप तोड़ने जाएंगे तो उसके लिए आप बुलडोजर लगाएंगे, उसको आप कार से तो ठोक के नहीं गिरा सकते हैं। तो कानून अगर वो आपको दिया हुआ है पार सरकार को कि आप उसको क्लियर करें, तो वो क्लियर कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं फिर से कहता हूँ एनकाउंटर की, अभी कुछ महीने पहले आप देखिए विकास दुबे के टाइम में ही 8 पुलिस वालों को मारा गया था। उस समय विकास दुबे के गुर्गों ने 8 पुलिस वालों को मारा गया था। कितने लोग या कितने राजनीतिक पार्टियां उन 8 पुलिस वालों के घर गई थी? तो मेरा मानना है कि अगर पुलिस वालों पे अटैक होगा तो उनको अपनी आत्मरक्षा का अधिकार तो है ही, साथ साथ एनकाउंटर में उनको पकड़ने का भी अधिकार है। और जिस PUCL की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात की जा रही है, उसमें 16 पॉइंट का जजमेंट है कि अगर कभी भी किसी भी हाई कोर्ट को या राज्य सरकार को डाउट होता है कि अगर ये एनकाउंटर सही नहीं है, तो गाइडलाइन स्पष्ट है, आप इंक्वायरी कमेटी बैठा दीजिए, इंक्वायरी कमेटी जो कहेगी वो निकल जाएगा निष्कर्ष। 16 पॉइंट का गाइडलाइन हुआ है। ठीक है, आपने कानूनी पहलू को समझाया, और अब मुझे लगता है कि बहस कम से कम इस बात पर नहीं होगी। स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि सेक्शन के तहत डिमोलिशन प्राधिकरण करवाता है, पुलिस वहां सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने। मनीष शुक्ला जी। देखिए आस्था जी, ये बात हम लोग को समझनी चाहिए। ये लोग नासमझी में जाति धर्म की बात नहीं करते, और न ही ये जो काउंटर और तमाम चीजों पे सवाल खड़ा करते हैं, तो नासमझी नहीं है। ये लोग जानबूझकर पॉलिटिकली अपने को गेन करने के लिए सपा बसपा इस तरह की बात कर रही है। ये अनजाने में नहीं कर रहे हैं, इनको भी पता है कि विकास प्राधिकरण हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, सब में एक तोड़ू दस्ता होता, जिसका काम ही होता है कि मानक या नक्शे के विपरीत अगर कोई निर्माण है तो उस पर कार्रवाई करना या शमन शुल्क लेना, और पुलिस के इनकाउंटर की बाकायदा जांच होती है। तो मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, देखिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में टेलीविजन में और सदन पे चीख चिल्लाकर आप लोग माफियाओं को या गुंडों को बचा नहीं सकते। पुलिस कार्रवाई करेगी विधिक दायरे के अंतर्गत। पुलिस का काम है कि ऐसे अपराधियों को पकड़ के न्यायालय के समक्ष लाना। इस दौरान अगर बदमाश हमला
करते हैं तो पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि अपनी आत्मरक्षा कर सके। ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, आज अतीक की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने गुहार लगाई है यूपी सरकार से कि उनके भाइयों की जान की रक्षा की जाए। बसपा ये आरोप लगा रही है, बीजेपी भी कहती है कि अतीक तो फला फूला ही समाजवादी पार्टी के संरक्षण के कारण है और आज वो भागा भागा फिर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक गया लेकिन यूपी आने से डर लग रहा है। तो सरकार कह रही है कि देखिए यही तो टेरर है, यही तो कानून का डर है जिसके कारण आज माफिया भागे भागे फिर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रयागराज में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कौन था? राहिल हसन। उसका एक रिश्तेदार भी इसमें आरोपी है इस हत्या में। तो भारतीय जनता पार्टी का ही तो संबंध हुआ। अगर ये समाजवादी का होता तो क्या होता पता है आपको? अभी तक कितना हल्ला मचा रहे होते। राहिल हसन इनके ही भाजपा के यूथ मोर्चा का अल्पसंख्यक का अध्यक्ष है प्रयागराज का, और उसी का रिश्तेदार कहा जाता है भाई इस हत्या में आरोपी है। आप बताइए इसका कौन जवाब देगा? जरा आप बता दीजिए, इसका जवाब दिलवा दीजिए मुझे, इसका जवाब आप ही दिलवा दीजिए। मुझे तो देंगे नहीं बीजेपी के प्रवक्ता, आपको दे दें शायद कि राहिल हसन कौन, यही पूछ लीजिए, पूछिए इनसे राहिल हसन। ठीक है, ठीक है, बोले मनीष शुक्ला जी। अनुराग जी, मैं जवाब देता हूँ। हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी राजनीति करती है। अपराधी कोई भी हो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करती है। किसी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार अगर अपराधी निकल गया, इसके बावजूद उसको पार्टी से निकाला गया और उस व्यक्ति के खिलाफ, यानी उस जो जिसको इन्होंने बीजेपी का बताया है, अगर उसका कोई रिश्तेदार है वो अपराधी है, उसके खिलाफ उतनी ही कड़ी कार्रवाई होगी जितना पूर्व में किसी और के ऊपर हुई है। ये कह सकते हैं इन्होंने कभी की, कभी अतीक के खिलाफ की, कभी मुख्तार के खिलाफ की, कभी रिजवान जहीर के खिलाफ की, कभी दुजाना के खिलाफ की, कभी भाटी के खिलाफ की। बोलिए अनुराग जी। मैं जवाब दे दूं? देखिए, कमाल की बात है, अब हमने चूंकि नाम ले लिया राहिल हसन का कि राहिल हसन बीजेपी, अब मैं बोलूं तब वो बोलने तो मैं बोलूं, फिर आवाज जाएगी। मनीष जी आवाज, मनीष जी जवाब ले लीजिए। अनुराग जी कुछ कहना। देखिए, राहिल हसन के बारे में इन्होंने बता दिया ना, आप कह रहे हैं हमने निकाल दिया। अरे भाई वो था पार्टी में, तभी तो उसके रिश्तेदार की हिम्मत बढ़ी ना। अगर वो पार्टी में, अरे बाद में निकाला ना, पहले आप ऐसे आदमी को आप पार्टी में रखा क्यों आपने प्रयागराज? ठीक है, आपने सवाल पूछा कि वो शख्स पार्टी में क्यों है। मनीष शुक्ला ने कहा कि हमें पता चला, हमने निकाल दिया, लेकिन इसका जवाब साजन सिंह नहीं दे पा रहे कि शाइस्ता परवीन अभी तक पार्टी में क्यों बनी हुई है। और अतीक की बहन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, साजन सिंह, अतीक की बहन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें यूपी सरकार के मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं, राजनीतिक साजिश के आरोप लगाए हैं। आपकी पार्टी खड़ी है या ये शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद की निजी लड़ाई है? आपने अपने हाथ पीछे खींचे हुए। अरे आस्था जी मेरी बात, मैं आ रही हूँ अनुराग जी, एक बार साजन सिंह जवाब दे दे। मैं आ रही हूँ आपके पास, अनुराग जी। मैं आपको समय दूंगी, एक बार साजन सिंह इस पर जवाब दे दें। अच्छा ठीक है साजन सिंह, 10 सेकंड अनुराग जी बात खत्म करिए। रुकिए साजन जी, अनुराग जी खत्म करिए 10 सेकंड। मैंने आपसे क्या बोला? अगर ये कार्रवाई, साजन जी 1 मिनट रुकिए साजन जी, बोलिए। किसी का जवाब, किसी से आंसर, किसी का जवाब, किसी से उत्तर, ऐसे तो कोई जवाब ही नहीं दे पाएगा। मैंने बताइए, आपने पूछा था पार्टी से निकाले जाने की बात, शाइस्ता परवीन पर बसपा जवाब नहीं दे रही। बोलिए साजन सिंह, शांत हो जाइए। साजन सिंह शांत हो जाइए। कमाल है यार आस्था जी, आप साजन सिंह शांत हो जाइए। आपको मैं समय दे दूंगी साजन सिंह। देखिए, मैं जिससे सवाल पूछूंगी वही जवाब देगा। अनुराग जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। देखिए, मैंने आपसे बोला, अगर इस तरह के लोग बीजेपी के पदाधिकारी रहेंगे तो हिम्मत तो बढ़ेगी रिश्तेदारों की, और जब इस तरह की घटना होगी तो कहेंगे हमने निकाल दिया। अरे ये क्या बात है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कार्रवाई पहले ही ऐसी हो जाए, ठीक है, तो ऐसी घटना ही ना हो। चलिए, ऐसा डर तो माफियाओं में, गुंडों में होना चाहिए ना, लेकिन ये डर क्यों नहीं है उनके अंदर? सरेआम दिन दहाड़े बिना मास्क के गोली चला रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आस्था जी। ठीक है, आपका ये कहना है कि घटना हुई है क्यों? मनीष जी सनसनीखेज आरोप आज यूपी सरकार के एक मंत्री को लेकर भी लगाए गए। साजन जी रुक जाइए, पहले मनीष जी जवाब दें, उसके बाद आप। देखिए, आप आस्था जी, जो जिसका भाई जेल में हो, उसके भतीजों के ऊपर हत्या का मुकदमा हो, भाई के ऊपर षड्यंत्र का मुकदमा हो, वो बहन क्या आरोप लगाएगी? इसके अतिरिक्त कुछ कह सकती है? उन्होंने कहा कि पैसों का लेन देन था इसीलिए, और दूसरी बात, शाइस्ता कंटेस्ट करना चाह रही थी बतौर मेयर, तो अपना भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी हटाने के लिए साजिश रची गई, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। उनको विस्तार से बताना चाहिए
पैसों का लेन देन कब हुआ था। अतीक अहमद तो 3.5 साल से गुजरात है, उसके पहले उत्तर प्रदेश की जेल में था, जेल से निकल कर देने गया था, कैसे दिया था, कैश में दिया था कि चेक से दिया था, तमाम सवाल है। देखिए अपराधी और जो पेशेवर माफिया होते हैं, पेशेवर अपराधी होते हैं, उनका पूरा परिवार इस बात का ट्रेंड होता है। 41 साल से वो पूरा परिवार का नेक्सस है प्रयागराज उसके आसपास के जिलों में। आस्था जी, जो लोग प्रयाग को जानते हैं उनको पता है, आप उनके बच्चों से पूछ लेंगे, उनको पता है कि न्यायालय में क्या कहना है, पुलिस से क्या कहना है और मीडिया के सामने क्या कहना है। कोई वो लोग दूध पीते बच्चे नहीं है, जो चाहे उनकी बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, सबको पता है किसके सामने क्या बोलना है। और अगर ये है, उनको हमको लगता है प्रमाण सामने लाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। साजन सिंह जी, आज बहुत बड़ा सवाल खड़े हुए हैं भाजपा की सरकार के ऊपर में, एक मंत्री के ऊपर में। अगर ये आक्षेप लगा है तो आप जांच की बात करें, मंत्री का पीठ थपथपा करके आप सर्टिफिकेट क्यों दें? तो मंत्री में कोई दाग नहीं लग सकता। रही बात, शाइस्ता परवीन जी है बसपा की सदस्य है और बहन जी ने क्लियर कर दिया, किसी न्यायालय के द्वारा उनको दोषी साबित नहीं किया गया है, किसी न्यायालय में कोई मुकदमा उनके अगेंस्ट में नहीं है। हाँ, अगर वो साबित हो जाता है न्यायालय के द्वारा कि दोषी है तो बसपा 1 सेकंड नहीं लगाएगी। हमारे विशुद्ध पार्टी, ये 2007 की सरकार में साबित हो चुका है, 1 मिनट की देर में हम अपने मंत्री और संतरी सबको पकड़ के जेल में देते हैं। और एक मंत्री, सर्विंग मंत्री को हमने जेल में भिजवाया था। साजन सिंह आपकी बात पूरी हुई, आपकी बात पूरी। अब मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आपकी बात पूरी हो गई साजन सिंह, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। भाजपा पर सवाल आया कि आपके एक पदाधिकारी के रिश्तेदार का आरोप एक संगीन वारदात में, उन्होंने कहा हमने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपने कहा अतीक अहमद सपा का पोषित गुंडा है, उसी के राज में खूंखार बना, उनसे सवाल पूछिए। तो शाइस्ता परवीन कौन है, वो आपकी पार्टी में क्या कर रही है और आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैं तो बार बार कह रहा हूँ, शाइस्ता परवीन सिर्फ अतीक अहमद की पत्नी तो इसलिए वो दोषी साबित हो जाती है क्या? क्या शाइस्ता परवीन क्या तो फिर इस हिसाब से अनुराग भदौरिया को आरोप नहीं लगाना चाहिए बीजेपी पर? न्यायालय के द्वारा कोई किसी का रिश्तेदार है तो वो गुनहगार थोड़ी साबित हो जाता है। जो भाजपा के नेता, आप ये कहना चाह रहे हैं इस फॉर्मूले से तो फिर ये आरोप भी नहीं बनता बीजेपी पर? कानून ने सजा दिया है शाइस्ता परवीन को। क्या उनको अपना संवैधानिक और न्यायिक अधिकार नहीं है? भारत का संविधान उनको अधिकार नहीं देता है किसी राजनीतिक दल में शामिल होने का? ठीक है, मनीष शुक्ला जी, मुझे डिबेट क्लोज करनी है। वो कह रहे हैं शाइस्ता परवीन पर कोई संगीन आरोप नहीं है और ना ही किसी न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया। मनीष शुक्ला जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, साजन सिंह शांत हो जाइए, मुझे डिबेट क्लोज करनी है। जवाब ले लीजिए इस पर एक बार। उमेश पाल और 2 सिपाहियों की नृशंस हत्या करने वाले पीड़ित परिवार ने जो नेम्ड FIR किया है उसमें शाइस्ता परवीन का नाम है। यानी जो पीड़ित है, जो सिपाहियों की हत्या किया है और उमेश पाल की जो पीड़ित परिवार है वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कितने दिन तक आप लोग किस झूठ बोल के आप लोग अपराधियों और माफियाओं को बचाएंगे, हत्यारों को बचाएंगे? ठीक है, चलिए आप लोग आपस में मत लड़िए, बहस का समय खत्म हो गया। और आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर यूपी पुलिस पूरी तरह एक्शन में है और प्रयागराज शूटआउट कांड का दूसरा आरोपी भी उस्मान ढेर हो चुका है एनकाउंटर में और बाकी के 5 आरोपियों पर इनाम की रकम बढ़ा दी गई है। शाइस्ता परवीन फरार है और दूसरी तरफ अतीक की बहन ने आकर यूपी सरकार से गुहार लगाई है कि अतीक और अशरफ, उनकी जान की सिक्योरिटी की जाए, उनकी सुरक्षा को देखा जाए, उनकी जान को खतरा है। और शाइस्ता परवीन को उन्होंने इस मामले में बेकसूर बताया है। लेकिन सरकार का बुलडोजर एक्शन और पुलिस का सर्च ऑपरेशन इस बीच लगातार जारी है। महाबहस में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।